स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। उपयोगिता विश्लेषण के बारे में पहले भी वीडियो बनाए जा चुके हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि सम सीमांत उपयोगिता की स्थिति में उपयोगिता ह्रास नियम की स्थिति में मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है और सम सीमांत उपयोगिता नियम की स्थिति में अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है तो मांग वक्र किस प्रकार से बनेगा और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता परिवर्तनशील होती है तो मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम गणनावाचक विश्लेषण के माध्यम से किस प्रकार से वस्तु की प्रकृति का पता किया जा सकता है और मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहले में देखेंगे कि सामान्य वस्तु में किस प्रकार से कीमत प्रभाव होता है, आय प्रभाव होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। फिर दूसरा हम देखेंगे कि हीन वस्तु में क्या स्थिति है, कीमत प्रभाव की, मांग प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव की, और हीन वस्तुओं में क्या स्थिति है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं कि गणनावाचक विश्लेषण में वस्तु की प्रकृति व मांग वक्र का निर्धारण। तो हम यहां पहले लेते हैं, फर्स्ट वस्तु लेते हैं सामान्य वस्तु। देखिए सामान्य वस्तु में हम मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से करेंगे इसको देखते हैं। मान लीजिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको मैंने लेमडा से किया है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 अपॉन प्राइस ऑफ x1, ये पहली स्थिति है। सामान्य वस्तु हम यहां लिख लेते हैं। तो यहां हमने लिया मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यहां वस्तु, हमने यहां वस्तु की मात्रा ली है, x वस्तु की मात्रा। तो यहां इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं कहीं वीडियो में कट नहीं जाए। वस्तु x वस्तु, तो स्टार्टिंग में देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत P1 है। P1 कीमत पर x वस्तु की मात्रा खरीदी जाती है x1 मात्रा खरीदी जाती है P1 कीमत पर, और उपभोक्ता का जो संतुलन है A बिंदु पर है, यह मैंने इसको A डैश से बताया। यानी जब कीमत P1 है, जब कीमत OP1 है तो x वस्तु की उपभोक्ता OX1 मात्रा खरीदता है, और सीमांत उपयोगिता का संतुलन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x1। अब मान लीजिए x वस्तु सस्ती होती है, x वस्तु सस्ती होती है तो उपभोक्ता सस्ती होती है, तो उसका ये संतुलन भंग हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या है, Px1 बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1। जब x वस्तु सस्ती होती है तो उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ जाती है, यानी प्राइस ऑफ x1 अगर सस्ती होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इज ग्रेटर देन Px1। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, उपभोक्ता पहले की तुलना में ज्यादा मात्रा खरीदेगा। तो इसी स्थिति में क्या होगा, Px2 बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2, तब तक खरीदता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाए। तो नई परिस्थिति में जो इसका वक्र है वो वक्र इस प्रकार से हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x2, और उपभोक्ता x वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से x वस्तु की मात्रा x1 से x2 खरीदता है। चूंकि x वस्तु सस्ती हुई है तो उस उपभोक्ता को x वस्तु सस्ती होने से उपभोक्ता को लगता है कि मुझे x वस्तु ज्यादा यूज में लेनी चाहिए। तो नई परिस्थिति में जो ये सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात है वो चेंज होकर यहां आ जाता है और नया संतुलन B बिंदु पर आ जाता है, और उपभोक्ता x1 से x2 मात्रा लेता है। ये मात्रा x1 से x2 जो है वो इसका हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब क्या है, अब मुद्रा की, चूंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता x वस्तु सस्ती होती है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरकर हो जाती है MUM डैश। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, गिरकर MUM डैश हो जाती है, या इसको लैम्ब्डा डैश कहते हैं। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी घट जाने से ये मुद्रा को अब ज्यादा खर्च करता है
और एक्स वस्तु की x3 मात्रा खरीदता है। तो ये आय प्रभाव की वजह से होता है, इनकम इफेक्ट की वजह से। तो कुल प्राइस इफेक्ट जो होता है, एक्स वस्तु की कीमत कम हुई, कीमत P1 से P2 हुई, यानी ये कीमत कम हुई, तो कुल जो कीमत प्रभाव है वो X1 से X3 होता है। और जो ये डिमांड कर्व है वो देखिए, ये डिमांड कर्व। तो यहां देखने की बात क्या है, यहां हमारे को समझने की बात क्या है कि देखिए, प्राइस ऑफ X1 गिरता है, P1 से चेंज होकर P2 हो जाता है। X वस्तु की मात्रा बढ़ती है, X1 से X3 हो जाती है। क्लियर? इसमें से X1 से X2 ये है प्रतिस्थापन प्रभाव। X वस्तु की कीमत गिरती है, कीमत गिरने से X1 से X2 मात्रा ज्यादा खरीदता है, इसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। और X2 से X3 ये होता है आय प्रभाव, क्योंकि जब X वस्तु सस्ती होती है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिर जाती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरने से वह पहले की तुलना में अधिक मुद्रा खर्च करना चाहता है, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पहले से कम होती है। तो वह उस मुद्रा को नगद रूप में रखने के बजाय उस मुद्रा को वह क्या करना चाहता है, खर्च करना चाहता है। तो X2 X3 आय प्रभाव है और कुल प्रभाव है X1 X3, यह है कुल प्रभाव। X1 X3 इज एडिशन ऑफ X1 X2 प्लस X2 X3। तो देखिए X1 X2 और X2 X3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा X1 X3। इसका मतलब है प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। यही आपके हिक्स की विधि में था, यही आपका गणनावाचक विश्लेषण में भी यही चीज बताते हैं, वह इससे कुछ भी अलग नहीं है। ये देखिए, तो ये सामान्य वस्तु की स्थिति है। वापस एक बार आपको बताता हूं, सामान्य वस्तु की स्थिति में जब कीमत P1 है तो उपभोक्ता X1 मात्रा लेता है, A बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां मुद्रा की सीमांत उपयोगिता लैम्डा बराबर ये है। तो अब X वस्तु सस्ती होती है तो सस्ती होने की वजह से इसका ये संतुलन P मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 बटे प्राइस ऑफ X1 से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2 बटे प्राइस ऑफ X2 ज्यादा हो जाता है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, X वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा और तब तक बढ़ाएगा जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाए। तो नई परिस्थिति में उपभोक्ता B बिंदु पर संतुलन में होता है और X1 की मात्रा को बढ़ाकर X2 कर देता है, क्योंकि X वस्तु उसको सस्ती लग रही है तो उसकी मात्रा ज्यादा खरीदता है। इसके लिए वो पैसा कहां से निकालता है, Y वस्तु या किसी अन्य वस्तु पर जो पैसा खर्च कर रहा है उस पैसे को निकालकर वो X वस्तु पर लगाता है, क्योंकि X वस्तु उसको सस्ती प्रतीत होती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करता है साधनों का X1 से X2 तक, किसी और वस्तु का जो पैसा है वो इसमें लगाता है। अब चूंकि X वस्तु सस्ती होती है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी घट जाती है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता M से MU डैश हो जाती है। तो अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटने की वजह से इनकम इफेक्ट इसका पॉजिटिव करता है। तो X2 X3 जो X वस्तु की कीमत घटती है, उस कीमत घटने से X1 X2 मात्रा तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से ज्यादा खरीदता है और X2 X3 ये इनकम इफेक्ट की वजह से ज्यादा खरीदता है। कुल मिलाकर वस्तु की कीमत P1 से P2 होने पर उपभोक्ता उसकी खरीदे जाने वाली मात्रा X1 से X3 तक बढ़ा देता है। ये बात हुई सामान्य वस्तु की स्थिति में। अगर वस्तु हीन वस्तु है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको भी हम देखते हैं और फिर गिफिन वस्तु की स्थिति भी देखेंगे। तो हीन वस्तु की स्थिति में क्या होता है, इसको देखिए। अगर वस्तु हीन है तो हीन वस्तु में क्या होता है, सामान्य रूप से हीन वस्तु वह वस्तु होती है जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है पर वह वीक ऋणात्मक होता है, यानी आय प्रभाव इतना ऋणात्मक नहीं होता है कि कुल प्रभाव को पलट कर ऋणात्मक कर दे। तो यहां देखिए हीन वस्तु की स्थिति देखते हैं, यानी हीन वस्तु में क्या होगा, मांग वक्र नेगेटिव तो होगा पर उसका ढाल इकाई से कम होगा। ये अभी हम देखते हैं इसमें। ये देखिए हमने दो कर्व लिए। पहली स्थिति में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लैम्डा से डिनोट किया है और ये पहला संतुलन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 बटे प्राइस ऑफ X1। तो X वस्तु की कंज्यूमर X1 मात्रा खरीदता है और इस X1 मात्रा में जब कीमत P1 है तो संतुलन बिंदु ये होता है पहला A संतुलन, इसको मैंने A डैश संतुलन कहा। अब देखिए ये अब X वस्तु सस्ती होती है, तो इनका जो संतुलन है वो संतुलन, ये संतुलन यहां आ जाता है।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2 डिवाइडेड बाय प्राइस टू P2। और नई परिस्थिति में कंज्यूमर X वस्तु की X2 मात्रा खरीदना चाहता है। X1 से X2 ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पहले जो बताया वो का वही है। क्लियर? अब चूंकि X वस्तु सस्ती हुई है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरने से ये मुद्रा का नया वक्र आ जाता है लैम्ब्डा डैश। पहले ए बिंदु पर था, अब बी बिंदु पर। नई स्थिति में ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरने की वजह से सी बिंदु पर आ जाता है। एक देखिए कि मैंने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को गिरा दिया, ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिर गई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डैश। तो नई परिस्थिति में ये जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो गिरने की वजह से ये जो कर्व है वो कर्व हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ mx बाई पी एक्स डबल डैश के नाम से इसको बताते हैं। और जो नया संतुलन बिंदु है वो सी बिंदु पर आ जाता है। तो यहां देखिए एक्स सी बिंदु पर जो खरीदी जाने वाली मात्रा है वो होती है X3। तो यहां देखिए पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखिए, प्राइस में क्या हुआ, प्राइस घटी P1 से P2। X1 की मात्रा बढ़ी X1 से X3। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, X1 से X2 बढ़ाता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव रोल प्ले करता है, X2 से X3 तक लाता है। ये नेगेटिव है, पर तो प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहता है। कुल मिलाकर X1 से X3 पॉजिटिव रहता है, यानी ये +5 है और ये -3 है, तो बचेगा क्या, +2 ही बचेगा। तो यहां देखिए ऐसी स्थिति में जो कीमत P1 से P2 हो जाती है तो नई परिस्थिति में इतनी मात्रा खरीदता है। अब देखिए डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व इस प्रकार का होता है, लेस देन यूनिटी कर्व। वापिस समझिए इसको। प्रारंभिक संतुलन ए बिंदु है जहां MUX बटा PX का संतुलन है। ए बिंदु पर X वस्तु की X1 मात्रा खरीदते हैं, कीमत P1 रहती है, वस्तु की मात्रा खरीदी जाने वाली X1 है। जब X वस्तु सस्ती होती है तो ये संतुलन MUX बाई PX2 चला जाता है, नया संतुलन बिंदु B आ जाता है। और उपभोक्ता X1 से X2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। अब चूंकि X वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती है, तो हमने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का लैम्ब्डा से लैम्ब्डा डैश कर दिया। तो नई स्थिति में संतुलन बिंदु C होता है, यानी इसका जो संतुलन बिंदु है MUX डबल डैश बाई P डबल डैश पर आ जाता है। और X वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा आय प्रभाव की वजह से X2 X3 गिरा देता है, तो कुल प्रभाव X1 X2 होता है। तो हमारे यहाँ देखिए होता है प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो ये X1 X3, ये है X1 X2, ये है प्लस X2 X3। तो यहाँ देखिए X1 X3, यहाँ देखिए आपका ये मान लीजिए +5 है, ये -3 है, तो मिलाकर क्या होगा, +2 होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हीन वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, परंतु ये इतना ऋणात्मक नहीं होता है कि धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को पलटकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर दे। इस कारण से हीन वस्तु में भी कीमत में कमी होने पर खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, पर इतनी नहीं बढ़ती है जितनी की सामान्य रूप से बढ़ती है। क्योंकि सामान्य वस्तु में तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव रोल प्ले करता है और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव प्ले रोल करता है। तो अगर सामान्य वस्तु में इसने +5 किया, इसने +3 किया, तो कुल प्रभाव +8 होता है। पर हीन वस्तु में ये थोड़ी स्थिति डिफरेंस होती है, इसमें आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, पर ये वीक होता है। वीक का मतलब है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से वीक होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने जितना बढ़ाया उसको उतना ये कम नहीं कर पाता है, तो कुल प्रभाव इसका धनात्मक होता है। धनात्मक तात्पर्य है कि अगर हीन वस्तु की स्थिति है तो हीन वस्तु में भी अगर कीमत में कमी होती है तो खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तीसरी बात करते हैं हम गिफिन वस्तु की। तो गिफिन वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो मांग के नियम का विरोध करती है। विरोध का तात्पर्य है कि गिफिन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनमें ऋणात्मक आय प्रभाव इतना अधिक सॉलिड होता है, इतना अधिक पावरफुल होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को बदलकर कुल प्रभाव को क्या कर देता है, ऋणात्मक कर देता है। तो जो गिफिन वस्तु है, गिफिन वस्तु की स्थिति में क्या होता है
कि कीमत अगर एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो खरीदी जाने वाली मात्रा भी कम होती है, कीमत बढ़ती है तो खरीदी जाने वाली मात्रा भी बढ़ती है। इसको अभी एक बार डिस्कस करते हैं। गिवन वस्तु वैसा का वैसे ही मैं चित्र बनाता हूं। ये पहली स्थिति, ये मांग वक्र की स्थिति। मान लीजिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लैम्ब्डा है और पहला संतुलन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। इस संतुलन में एक्स वस्तु की x1 मात्रा कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जाती है। कब? जब कीमत P1 होती है और संतुलन यहाँ ए बिंदु पर संतुलन है, ये ए डैश बिंदु पर संतुलन है। अब यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होती है, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। ये पहला जो संतुलन है बिगड़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा? एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x2, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर x2 हो जाती है। पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती है। चूंकि x वस्तु सस्ती हो गई, x वस्तु सस्ती होने की वजह से मुद्रा की उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कम हो गई। तो सीमांत उपयोगिता कम होने की वजह से ये जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डैश या लैम्ब्डा डैश पर आ जाता है। अब नई परिस्थिति में ये जो संतुलन बिंदु है, ये संतुलन बिंदु हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डबल डैश डिवाइडेड ऑफ प्राइस एक्स डबल डैश। और पहले ए से ये बी पर जाता है, एक्स वस्तु सस्ती होने पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो x1 से x2 तक है। और नई परिस्थिति में जो संतुलन बिंदु होता है वो सी बिंदु होता है। सी बिंदु पर x3 मात्रा है, यानी कीमत P2 है तो खरीदी जाने वाली मात्रा ये है x3। तो यहां देखिए, यहां पहला संतुलन ए बिंदु पर है जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ x1 है। ए बिंदु पर संतुलन है, वस्तु x1 खरीदता है, कीमत P1, प्राइस OP1 है, कीमत और मात्रा OX1। जब x वस्तु सस्ती होती है तो इसका संतुलन mx बाय px2 पर चला जाता है और उपभोक्ता ए से बी संतुलन बिंदु पर चला जाता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से x वस्तु की x1 के बजाय x2 मात्रा खरीदना चाहता है। पर चूंकि x वस्तु सस्ती होती है, x वस्तु की सस्ती होने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घट जाती है और ये लैम्ब्डा से लैम्ब्डा डैश आ जाती है, यानी जो संतुलन है MU M ये उपयोगिता गिरने से आय प्रभाव ऋणात्मक रूप से कार्य करता है और नया जो कर्व है वो हो जाता है MUX डबल डैश बटे PX डबल डैश और संतुलन बिंदु सी पर हो जाता है। तो यहां देखिए, ये यहां से यहां तक इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, यहां से यहां तक इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट को भी ये क्या कर देता है? नेगेटिव कर देता है। वापिस समझिए, प्राइस में क्या चेंज होता है? प्राइस घटती है P1 टू P2, एक्स की मात्रा घटती है x1 से x3। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव रोल करता है, x1 से x2 बढ़ाता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, x2 से x3, x2 से x3 होता है और प्राइस इफेक्ट को भी ये नेगेटिव कर देता है, x1 x3। अभी आप देखिए क्या, ये मान लीजिए +3 किया और इसने -5 किया तो टोटल मिलाकर क्या हो जाता है? -2, क्योंकि प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम। प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो यहां देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ +3 होता है पर इनकम इफेक्ट -5 होता है, इसलिए प्राइस इफेक्ट क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि गिवन वस्तु में वह वस्तुएं होती है जो मांग के नियम उलट चलती है। यहाँ कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ रही है और कीमत के घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा घट रही है, क्योंकि गिवन वस्तु में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है पर इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि ये धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी पलटकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। इस कारण से जो गिवन वस्तु है उनकी कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ती है, कीमत घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा भी घटती है। गिवन गुड्स का है, यानी ये गुड्स, ये ऐसी वस्तुएं होती है जो मांग के नियम के विपरीत चलती है। तो यहां देखिए, हम जो गणनावाचक विचारधारा है उसके माध्यम से भी वस्तु की प्रकृति पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु गिवन सामान्य वस्तु है, कौन सी वस्तु हीन वस्तु है और कौन सी गिवन वस्तु है।
सामान्य रूप से जो सामान्य वस्तु है उनमें और इनमें तीनों में क्या अंतर होता है, इसको देखिए इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सामान्य वस्तु में जो होता है वो थोड़ी सी कीमत बढ़ती है। थोड़ी सी कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा दो कारण से बढ़ती है, प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से भी बढ़ती है और इनकम प्रभाव की वजह से भी बढ़ती है। तो सामान्य वस्तु का डिमांड कर्व इस प्रकार से होता है। और अगर हम बात करें हीन वस्तु का, तो हीन वस्तु पॉजिटिव तो होती है, पर हीन वस्तु में देखिए यहाँ सामान्य वस्तु में कीमत P1 से P2 कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उतनी ही P1 वस्तु से कीमत P2 यहाँ कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा उतनी नहीं बढ़ती जितनी की सामान्य वस्तु की बढ़ती है। और अगर हम हीन वस्तु गिफिन वस्तु की बात करें तो गिफिन वस्तु में तो चित्र ही उल्टा है। चित्र देखिए P1 कीमत है, P1 कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा यहाँ X2 है, X1 है, और कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा भी घटती है और कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ती है। तो गिफिन वस्तु में क्या होता है, कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी, जबकि सामान्य वस्तु में कीमत घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। तो ये तीनों में ही अंतर है। इसको हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 1 है, इसको कह सकते हैं लेस देन 1 इलास्टिसिटी है, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कर्व है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। अब आप देखिए कि अगर हम ये भी लें, गणनावाचक विचारधारा भी लें, तो भी हम वस्तु की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं और मांग वक्र का निरूपण इस प्रकार से किया जा सकता है। मैं समझता हूं इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि सामान्य वस्तु क्या है। सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिसमें आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ही धनात्मक होते हैं। इस कारण सामान्य वस्तु का कीमत प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, यानी कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर सामान्य वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जबकि हीन वस्तु में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, पर यह प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कम होता है। इस कारण हीन वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा तो बढ़ती है, पर इतनी नहीं बढ़ती जितनी की सामान्य वस्तु की बढ़ती है। जबकि गिफिन वस्तु तो बिल्कुल उल्टा चलता है। गिफिन वस्तु में कीमत में कमी होने पर खरीदी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है और कीमत के बढ़ने पर खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, यानी गिफिन वस्तु में मांग वक्र धनात्मक ढाल युक्त होता है, बाकी सामान्य वस्तु और हीन वस्तु में ये ऋणात्मक ढाल युक्त होता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। थैंक यू।